गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतरा भाग 2 में संकलित असगर वजाहत की लघु कथाएं शेर, पहचान, चार हाथ, साझा, ये जो 4 लघु कथाएं हैं वो किस विषय पर आधारित हैं? शोषण व्यवस्था पर। यानी किस प्रकार से पूंजीपति समाज हो या हमारा प्रशासन हो, वो किस तरह से शोषण करता है, व्यवसाय को लेकर हो तो जो गरीब वर्ग है या जो किसान वर्ग है उसकी क्या स्थिति या परिस्थिति होती है, उसका चित्रण इन लघु कथाओं में एक नाटकीय रूप में किया गया है। तो आज हम इन्हीं को समझने का प्रयास करेंगे। तो पाठ को आरंभ करने से पूर्व हम सबसे पहले असगर वजाहत से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातों पर चर्चा कर लेते हैं। तो असगर वजाहत का जो जन्म है वो 1946 में फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो फतेहपुर में ही हुई है और उसके बाद विश्वविद्यालय स्तर की यानी यूनिवर्सिटी के स्तर की उन्होंने पढ़ाई की है, वो की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। इसके बाद उन्होंने जो लेखन आरंभ है वो 1955 से ही आरंभ कर दिया था। तो लेखन कार्य उन्होंने 1955 से आरंभ किया। इसके साथ ही पत्र पत्रिकाओं में लेखन लिखना और दिल्ली की जो जामिया यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी अध्यापन कार्य किया है। कहानी, उपन्यास, नाटक, लघु कथाएं, ये सब उन्होंने लिखा है। इसके साथ ही फिल्मों, धारावाहिकों में भी पटकथा यानी स्क्रिप्ट को लिखा है। उनकी जो कुछ मुख्य रचनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार है। दिल्ली पहुंचना है, सब कहाँ कुछ, आधी बाणी, मैं हिंदू हूँ, कहानी संग्रह है ये सभी मुख्य रूप से मुख्य रचनाएं हैं और अन्य काफ़ी पुरस्कार भी मिले हैं उन्हें। उनकी जो भाषा है वो व्यंग्यात्मक है, भावों की अभिव्यक्ति करती है और गंभीर रूप से करती है। मुहावरों और तद्भव शब्दों का प्रयोग वो अपनी रचनाओं में करते हैं, सहज और सादगी से करते हैं। और उनकी जो भाषा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रतीक स्वरूप में यानी किसी सिंबल के माध्यम से वो अपनी बात को, अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। तो आपकी जो 4 लघु कथाएं हैं उनकी जो मूल संवेदना है वो कुछ इस प्रकार है कि इन चारों लघु कथाओं में लेखक ने व्यवस्था, शासन तंत्र, शोषण जो होता है उनके प्रति, या मजदूरों या किसानों की जो समस्याएं हैं उन पर करारी चोट की है। यानी मजदूर वर्ग को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो पूंजीपति समाज है, जो फैक्ट्रीज चलाते हैं, जो राजा है, उनके अधीन कैसे रहना पड़ता है और उनकी हर बात को मानना पड़ता है, वो कैसे अपनी सुख सुविधाओं के लिए मजदूरों का शोषण करते हैं। किसानों का शोषण किस प्रकार से जो पूंजीपति व्यक्ति है वो किस प्रकार से उनकी ज़मीनें उनसे कम दांव पर ले लेता है, उन्हें बहकाता है, उसका वर्णन किया गया है। शासन तंत्र यानी व्यवस्था, यानी जो व्यावसायिक दौर है, जो नौकरियों का दौर है, वो किस प्रकार से एक छलावा है। लोगों को दिखाया जाता है कि उन्हें बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है और उनका शोषण किया जाता है, तरह तरह से उनका शोषण किया जाता है। उनको गलत राह पर, उनको एक चमकती हुई दुनिया दिखाकर एक दूसरी राह पर ले जाया जाता है। तो सबसे पहले हम शेर यानी व्यवस्था का जो प्रतीक है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस लघु कथा को पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। यह जो है वो एक शेर जो है वो प्रतीकात्मक यानी सिंबल के रूप में दिखाया गया है और व्यंग्यात्मक लघु कथा है ये। इसमें किस प्रकार से कि मैं तो शहर से या आदमियों से डरकर जंगल इसलिए भागा था कि मेरे सिर पर सींग निकल रहे थे और डर था कि किसी न किसी दिन कसाई की नज़र मुझ पर ज़रूर पड़ेगी। जंगल में मेरा पहला ही दिन था जब मैंने बरगद के पेड़ के नीचे से एक शेर को बैठे हुए देखा। शेर का मुंह खुला हुआ था। शेर का खुला हुआ मुंह देखकर मेरा जो हाल होना था वही हुआ, यानी मैं डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छिप गया। मैंने देखा कि झाड़ी की ओंट भी गजब की चीज है। अगर झाड़ियां ना हो तो शेर का मुंह ही मुंह हो और फिर उससे बच पाना बहुत कठिन हो। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर एक लाइन से चले आ रहे हैं और शेर के मुंह में घुसते चले जा रहे हैं। शेर बिना हिले डुले, बिना चबाए जानवरों को गटकता जा रहा है। यह दृश्य देखकर मैं बेहोश होते होते बचा। अगले दिन मैंने एक गधा देखा जो लंगड़ाता हुआ शेर के मुंह की तरफ चला जा रहा था। मुझे उसकी बेवकूफ़ी पर सख्त गुस्सा आया और मैं उसे समझाने के लिए झाड़ी से निकलकर उसके सामने आया।
मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में अपनी इच्छा से क्यों जा रहे हो? उसने कहा, वहाँ हरी घास का एक बहुत बड़ा मैदान है। मैं वहाँ बहुत आराम से रह सकूंगा और खाने को भी खूब घास मिलेगी। मैंने कहा, वह शेर का मुंह है। उसने कहा, गधे, वह शेर का मुंह जरूर है, पर वहाँ है हरी घास का मैदान। इतना कहकर वह शेर के मुंह के अंदर चला गया। फिर मुझे एक लोमड़ी मिली। मैंने उससे भी पूछा, तुम शेर के मुंह में क्यों जा रही हो? उसने कहा, शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है। मैं वहां दरख्वास्त दूंगी, फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैंने पूछा, तुम्हें किसने बताया? उसने कहा, शेर ने। और वह शेर के मुंह के अंदर चली गई। फिर एक उल्लू आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उल्लू से वही सवाल किया। उल्लू ने कहा, शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है। मैंने कहा, नहीं, यह कैसे हो सकता है? उल्लू बोला, नहीं, यह सच है और यही निर्वाण एकमात्र रास्ता है। उल्लू भी शेर के मुंह में चला गया। अगले दिन मैंने कुत्तों के एक बड़े जुलूस को देखा, जो कभी हंसते गाते थे और कभी विरोध में चीखते चिल्लाते थे। उनकी बड़ी बड़ी लाल जीभें निकली हुई थी, पर सब दुम दबाए थे। कुत्तों का यह जुलूस शेर के मुंह की तरफ बढ़ रहा था। मैंने चीख कर कुत्तों को रोकना चाहा, पर वह नहीं रुके और उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। वह सीधे शेर के मुंह में चले गए। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा और अस्तित्ववाद का बड़ा जबरदस्त समर्थक है, इसलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। मैं सोचने लगा, शायद शेर के पेट में वे सारी चीजें हैं जिनके लिए लोग वहां जाते हैं, और मैं भी एक दिन शेर के पास गया। शेर आंखें बंद किए पड़ा था और उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था। मैंने वहां पूछा, यह सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है? बताया गया कि यह सच है। मैंने पूछा, कैसे? बताया गया, सब ऐसा मानते हैं इसलिए। मैंने पूछा, क्यों, क्या प्रमाण है? बताया गया, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। मैंने कहा, यह बाहर जो रोजगार का दफ्तर है, बताया गया, मिथ्या है। मैंने कहा, तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते। वह शेर का मुंह है। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर का अंतर मुझे मालूम है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा। तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सारी जनता जो है, जो कुछ भी आपने इस कहानी के माध्यम से समझा, कि कहा गया कि सब लोग प्रलोभन के चलते, उन्हें बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं कि आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, और इसके चलते वह सीधा शेर के मुंह के अंदर घुस जाते हैं। किस प्रकार से जो दुनिया है, जो लोग हैं, वो खामोश रहते हैं और यह सोचते हैं कि शेर के मुंह के अंदर जाएंगे और हमें सब कुछ मिलेगा, और वो अहिंसा का और जो सह अस्तित्ववाद है उसका समर्थक है। पर शेर जैसा जानवर किस प्रकार से अहिंसा का समर्थक हो सकता है? वह कभी अहिंसा का समर्थक नहीं हो सकता। तो जब लेखक वहां गया और उससे कहा गया कि प्रमाण से ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है? विश्वास, कि लोगों का विश्वास है कि उसके मुंह के अंदर रोजगार है, लोगों का विश्वास है कि उसके अंदर जो है खूब हरी भरी घास है, जो उन्हें खाने को मिलेगी, उन्हें नौकरी मिलेगी, उन्हें हर वो चीज शेर के मुंह के अंदर मिलेगी। पर उन्हें यह नहीं पता कि इसका कोई प्रमाण नहीं है। यानी लोग प्रमाण को महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, वो फैक्ट्स को नहीं समझना चाहते। वो ये नहीं समझना चाहते कि शोषण वर्ग जो है, जो सत्ता वर्ग है, वो किस प्रकार से उनका उनका भरोसा जीतकर उनको किस प्रकार से अपमानित करता है, उनकी सारी दुनिया को बिखेर कर रख देता है। तो भोली भाली जो जनता है, प्रमाण को अधिक महत्व नहीं देती, बल्कि विश्वास को आधार बनाती है। आप सभी देखते हैं कि जब आप नेता लोग जो भाषण देते हैं, तो हम समझते हैं वो हमें विश्वास दिलाते हैं, इस बात का दिलासा देते हैं कि हमें सब कुछ मिलेगा, हमें नौकरी मिलेगी, बिजली, पानी, सब कुछ मिलेगा। पर इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, और हम उस विश्वास के ऊपर, उस विश्वास के आधार पर ही सारे कार्य करते हैं, और हम उनके झांसे में आ जाते हैं। जो कुछ वो हमसे निकलवाना चाहते हैं, वो हम उन्हें दे देते हैं बिना विचार विमर्श किए। तो यह जो व्यवस्था है, उसके खिलाफ उंगली उठाई गई है। जो लोग हैं, उनकी खामोशी के खिलाफ उंगली उठाई गई है कि जनता किसी भी चीज का प्रमाण जानने का प्रयास नहीं करती, केवल विश्वास को आधार मान लेती है।
तो आपकी दूसरी लघु कथा है पहचान। राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। लोगों ने ऐसा ही किया क्योंकि राजा की आज्ञा मानना जनता के लिए अनिवार्य है। जनता आंखें बंद किए सारा काम करती थी और आश्चर्य की बात यह है कि काम पहले की तुलना में बहुत अधिक और अच्छा हो रहा था। फिर हुक्म निकला कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ सीसा डलवा लें क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लोगों ने ऐसा ही किया और उत्पादन आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया। फिर हुक्म ये निकला कि लोग अपने अपने होंठ सिलवा लें क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा ही बाधक रहा है। लोगों ने काफ़ी सस्ती दरों पर होंठ सिलवा लिए और फिर उन्हें पता लगा कि अब वे खा भी नहीं सकते हैं। लेकिन खाना भी काम करने के लिए बहुत आवश्यक नहीं माना गया। फिर उन्हें कई तरह की चीज़ें कटवाने और जुड़वाने के हुक्म मिलते रहे और वे वैसा ही करते रहे। रात दिन जो राजा है उसकी प्रगति होती रही। फिर एक दिन खैराती रामू और जो छिद्दू है सोचा कि लाओ आंखें खोलकर देखें, अब तक अपना जो राज है वो स्वर्ग हो गया होगा। उन तीनों ने आंखें खोली तो उन सबको अपने सामने राजा दिखाई दिया। वह एक दूसरे को देख ना सके। तो किस प्रकार से इस छोटी सी लघु कथा के माध्यम से कि राजा जो है वो किस प्रकार से सबकी आंखें बंद कर देता है, केवल खुद को, यानी कोई भी व्यक्ति तर्क नहीं कर सकता। तो राजा की निरंकुशता, उसका प्रमाण कि किस प्रकार से लोगों को लालच दिखाया जाता है कि बहुत तरक्की होगी, बहुत कुछ होगा, और राज्य की जो स्थिति है उसे अनदेखा कर देना। इसके साथ ही जो शासक है वो निरंकुश होता जाता है, यानी जो कुछ कहो, जो कुछ भी हमारा शासन वर्ग हमसे, प्रशासन हमसे कराएगा, हमें वो करना होगा। प्रगति के नाम पर जो समस्त साधनों को हड़प कर अपना भला करते हैं, ऐसे शासक वर्ग को बहरी, गूंगी, अंधी जनता पसंद करती है, जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे कि रामू छिद्दू ने जनता के प्रतीक हैं ये, जो आंख मूंद कर अपने राजा पर विश्वास करते हैं। राजा ने जो कुछ कहा हमें वो करना है। राजा अधिक बलशाली हो चुका है, उसका विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं है। तो किस प्रकार से यह आश्चर्यजनक बात है कि हम लोग बिना किसी बात को कहे, बिना किसी चीज़ को जांचे, खुद शोषित होकर किस प्रकार से राजा की, यानी अपनी प्रशासन व्यवस्था की, उनसे डर कर हर काम करते चले जाते हैं। और वह हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा मुंह अपनी ताकत से बंद कर देते हैं ताकि हम वो कुछ ही देखें, हम वही सब चीज़ें देखें जो राजा हमें दिखाना चाहता है। हम वो कुछ भी ना देखें जो कुछ किस प्रकार से राजा की असलियत को हमारे सामने लाएगा, कि किस प्रकार से वो हमारी ज़रूरतों को ख़त्म कर, उसका विनाश कर अपनी तरक्की का साधन बना रहा है। तो एक छोटी सी कि पहचान करना, कि हम पहचान नहीं करते हैं, हम अंधे, बहरे, गूंगे हो जाते हैं हम उस शासन वर्ग के प्रति और केवल आज्ञा का पालन करते हैं। इसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। तो आपकी अगली कहानी, तीसरी लघु कथा है चार हाथ। एक मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे, जैसे सारा संसार मिल हो जाएगा, सारे लोग मजदूर और वह उनका मालिक, या मिल में और चीज़ों की तरह आदमी भी बनने लगेंगे। तब मजदूरी भी नहीं बढ़ानी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी। इस तरह का ख्याल उसके मन में आया। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मजदूरों के चार हाथ हो जाएं तो काम कितनी तेज़ी से हो और मुनाफा भी कितना ज़्यादा हो। लेकिन यह काम करेगा कौन? उसने सोचा वैज्ञानिक करेंगे। ये है किस मर्ज की दवा। उसने यह काम करने के लिए बड़े वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाहों पर नौकर रखा और वह नौकर हो गए। कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा असंभव है कि आदमी के चार हाथ हो जाएं। मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज हो गया। उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और अपने आप इस काम को पूरा करने के लिए जुट गया। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मजदूरों के फिट करवाने को कहा, पर ऐसा नहीं हो सका। फिर उसने मजदूरों के लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे, पर उसने
वह भी काम नहीं आए, ऐसा भी नहीं हो पाया। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवा दिए पर मजदूर मर गए। आखिर एक दिन बात उसकी समझ में आ गई कि उसने मजदूरी आधी कर दी और दुगने मजदूर नौकर रख लिए। तो किस प्रकार से मजदूरों का जो पूंजीपति वर्ग है वो शोषण करता है, इसको इसके माध्यम से दर्शाया गया है कि जो मिल मालिक है वो लालच करता है कि मुझे मजदूरों से, यानी मैं मजदूरों को उसी दाम पर अगर मैं उनके चार चार हाथ लगवा दूं तो किस प्रकार से वो मेरा जो काम है वो धंधा और बढ़ने लगेगा और उसकी और जो है वो और तरक्की होने लगेगी, मुझे और लाभ देंगे वो। तो इसीलिए वो मजदूरों का शोषण करता है, उनके चार हाथ लगवाने के चक्कर में उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी मजदूरों के अस्तित्व को समाप्त कर देता है वो। वह विरोध की स्थिति में ना रहे ताकि उनके इशारे पर चलते रहें, वह दुगना काम कर सके। अधिक उत्पादन के चक्कर में वह मजदूरों के लोहे के हाथ लगवाता है जिससे वह मर जाते हैं। अंत में उसे समझ में आता है कि मुनाफे के लिए मुझे मजदूरों का क्या करना चाहिए, उनका जो मुनाफा है, मतलब उनकी जो मजदूरी है वो आधी कर देनी चाहिए और दुगने मजदूर रख लेने चाहिए। तो किस प्रकार पूंजीपति वर्ग कभी भी मजदूरों के बारे में, उनकी जिंदगी या जीविका के बारे में नहीं सोचता। वह केवल उनका शोषण करता है और केवल अपने ही काम को बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयास करता है और अंत में भी वह यही करता है। वो चार हाथ लग जाने के बाद भी जब मजदूरों की मृत्यु हो जाती है तब भी किसी बात का उसे अफसोस नहीं होता। उसे लगता है कि यह किसी काम नहीं आए, तो उसको तब उसकी समझ में आता है कि मजदूरों की जो मजदूरी है वो आधी कर दो और दुगने मजदूर रख लो, यानी मजदूरों को उनकी मेहनत से कम मुनाफा दो, उनकी जो मजदूरी है उन्हें कम पैसे दो, उनके रोज़गार को, उनकी व्यवसाय को, उनकी तनख्वाह को काटते चले जाओ। तो ये जो पूंजीपति व्यवस्था है वो मजदूरों के साथ कितना भेदभाव करती है, या किस प्रकार की उनकी स्थिति है कि उनसे कितना अधिक काम कराया जाता है, हर संभव काम कराया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें लाकर खड़ा कर दिया जाता है और वो काम करते हैं मजबूरी के चलते, लेकिन फिर भी उन्हें जो उनकी मजदूरी है वो आधी दी जाती है। तो किस प्रकार की हमारी शासन व्यवस्था या पूंजीपति व्यवस्था है, जो मिल मालिक हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां खोलकर बैठे हैं, वहाँ मजदूरों का हाल किस प्रकार का होता है, इस सवाल को यहाँ पर उठाया गया है। तो आपकी चौथी जो लघु कथा है वो है साझा। हालांकि उसे खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था, लेकिन फिर भी डरा दिए जाने के कारण वह अकेला खेती करने का साहस जो है वो जुटा नहीं पाता था। इससे पहले वह शेर, चीते, मगरमच्छ के साथ साझे की खेती कर चुका था। अब उससे हाथी ने कहा कि अब वह उसके साथ साझे की खेती करेगा। किसान ने उसको बताया कि साझे में उसका कभी गुजारा नहीं होता और अकेले में वह खेती कर नहीं सकता, इसलिए वह खेती करेगा ही नहीं। हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई और यह भी कहा कि उसके साथ साझे की खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जो जानवर हैं वो खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेती की अच्छी जो रखवाली है वो हो सकेगी। किसान किसी न किसी तरह तैयार हो गया और उसने हाथी से मिलकर गन्ना बोया। हाथी पूरे जंगल में घूमकर डुग्गी पीट आया कि गन्ने में उसका साझा है, इसलिए कोई जानवर खेत को नुकसान ना पहुंचाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। किसान फसल की सेवा करता रहा और समय पर जब गन्ने तैयार हो गए तो वह हाथी को खेत पर बुला लाया। किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बांट ली जाए। तब उसने हाथी से कहा, यह बात कही तो हाथी काफी बिगड़ा। हाथी ने कहा, अपने और पराये की बात मत करो, यह छोटी बात है। हम दोनों ने मिलकर मेहनत की थी, हम दोनों उसके स्वामी हैं, आओ हम मिलकर गन्ने खाएं। किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने बढ़कर सूंड में एक गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा, आओ खाएं। गन्ने का एक छोर हाथी की सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में। गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा तो उसने गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने कहा, देखो हमने एक गन्ना खा लिया। इसी तरह हाथी और आदमी के बीच साझे की खेती बट गई। तो किस प्रकार से किसानों की बदहाली का वर्णन है, यानी ये जो मगरमच्छ और इन सब की बात की गई है कि किसान को डराया जाता है कि तुम अकेले खेती करोगे तो तुम्हारी खेती नहीं हो पाएगी, तो उसे डराया जाता है, तो वो दूसरों का साथ चाहता है। तो वो दूसरे कौन से हैं साथ देने वाले, यानी जमींदार।
जो उसे कभी कभी पैसे उधार दे देता है, तरह तरह से उससे उसकी खेत का मुनाफा पाता है। तो इस तरह से उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। उसके बाद जो हाथी है यानी पूंजीपति वर्ग, जो शहरों से आते हैं किसानों के पास, वे उनकी ज़मीनें लूट लेते हैं। उनका प्रभुत्वशाली जो वर्ग है वो नज़र किसानों की ज़मीन पर रहती है, उनके उत्पादन पर रहती है। तो शहरों से आते हैं और तरह तरह के किसान के जो उत्पादन है, उनकी जो ज़मीन है, उन्हें उन्हें हड़पना चाहते हैं और उनको मोह दिखाते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा इन ज़मींदारों से करेंगे। तो हाथी और किसान के माध्यम से दिखाया गया है कि जो हाथी है वो पूंजीपति वर्ग है और जो किसान है वो व्यक्ति है जो तरह तरह से शोषित होता है, कभी ज़मींदारों से, कभी कुछ। तो ज़मींदारों से बचने के लिए वो पूंजीपतियों का सहारा लेता है और जब पूंजीपति जो है वो उसे बहकावे में लेता है अपने और कहता है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा, लेकिन अंत में हाथी समाज के अमीर और प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है, जो किसानों की सारी मेहनत और कमाई धोखे से हड़प लेता है और किसानों को पता भी नहीं चलता। किसान सक्षम होते हुए भी लाचार रह जाते हैं कि हाथी ने यानी पूंजीपति वर्ग ने, अमीर वर्ग ने उसे झांसा दिया और कहा कि ये हमने ही तो मेहनत की है, हम दोनों ही करेंगे, इसका मुनाफा हम दोनों ही कमाएंगे। फिर एक गन्ना लिया और एक तरफ हाथी था तो दूसरी तरफ किसान। तो अब हाथी ने तो अपने मुंह में सारा कुछ हड़प लिया फटाफट और किसान ने उसे छोड़ दिया। तो किसान के हाथ में अंत में उसकी कमाई से क्या निकलता है, उसे किस प्रकार धोखा मिलता है, उसकी कमाई में उसे कैसे धोखा मिलता है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि कैसे पूंजीपति वर्ग जमींदार वर्ग से उसका पीछा छुड़ाने के लिए और अपना फ़ायदा देखने, मुनाफा देखने के लिए किसानों की बर्बादी उनका कारण बन जाते हैं कि उनके पास कुछ नहीं बचता है। अगर वो पूंजीपति वर्ग जो है उसका सहारा लेते हैं तो किस प्रकार से उनकी स्थिति और भी घातक हो जाती है, वो कितने लाचार हो जाते हैं। उनके पास सब कुछ है, हुनर है, लेकिन डर के चलते उन्हें डर दिखाया जाता है जिससे वो किसी और के साथ जुड़ते हैं और वो सामने वाला व्यक्ति उनका सब कुछ लेकर चला जाता है। तो आज आप सभी को एक्टिविटी 4 करनी है। एक किसी प्रशासन के शोषण से या किसान की व्यथा से जुड़ी हुई कोई कथा लिखनी है, यानी आपको खुद लिखनी है। और कोई नुक्कड़ नाटक का निर्माण करना है। वो आप लिखित रूप में भी दे सकते हैं, डिजिटली परफॉर्म कर कर भी दे सकते हैं, या कोई एनिमेशन जोड़ सकते हैं। और एक पीडीएफ रूप में, अगर आप लिखित रूप में देंगे तो पीडीएफ की फॉर्म में दे सकते हैं उसे। और ये एक्टिविटी आपको पूरी तरह करनी है, इसका मूल्यांकन होगा। तो समय से इसे शुक्रवार तक मुझे सबमिट कराएं। तो आज हमने 4 लघु कथाएं पढ़ी असगर वजाहत की, जिसने व्यंग्यकार के रूप में यानी टॉन्ट के साथ प्रतीकात्मक रूप में हमारे समक्ष छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी समाज की जो व्यवस्था है या शोषण है या जो स्थिति है जिसे हम यथार्थ रूप में नहीं जान पाते हैं या देखकर भी अनदेखा करते हैं, उसका वर्णन हमारे समक्ष किया। तो अंत में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा और आपको वो कंप्लीट करना है। आशा है यह पाठ समझने में आपको आसानी होगी, इसे आप पूरी तरह से पढ़ेंगे। और अगर आपकी कोई भी शंका हो जो आपको ना समझ में आए, और वह आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।